नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पर। मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम जानकारी के साथ। बता दें कि यूपी विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। मानसून सत्र में विपक्षी पार्टी जम के हंगामा कर सकती है। सीएम ने विपक्षी दलों से चर्चा का आह्वान किया है। विपक्षी दलों से सूखे बाढ़ पर चर्चा का आह्वान किया गया है। सपा ने मणिपुर मामले में निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी की है। बता दें कि सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के बाद विधेयक रखने की तैयारी भी है। करीब 13 विधेयक सदन के पटल पर रखने की तैयारी है। यूपी विधानसभा की नई नियमावली भी पेश की जाएगी और इस दौरान महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की भी कोशिश है। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे कई मुद्दों को लेकर जहां विपक्ष हंगामा कर सकती है, वहीं बता दें कि पूरी तरीके से सत्ता पक्ष में इस बार तैयार है। कहा यह जा रहा है कि मानसून सत्र आप चलने दीजिए, ये सबसे अपील की जा रही है। तमाम विपक्षी दलों से कहा जा रहा है कि मानसून सत्र सुगम तरीके से चल जाए, ये यहाँ पे व्यवस्था बनाई रखे और आह्वान भी उनकी तरफ से साफ तौर पर किया गया है। सीएम ने विपक्षी दलों से चर्चा का आह्वान किया है। इसी के साथ बता दें कि विपक्षी दलों से सूखे बाढ़ पर चर्चा का आह्वान किया गया है सीएम द्वारा। बता दें कि सपा ने मणिपुर मामले में निंदा प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रखी है। वहीं नियमावली को भी लेकर अहम जानकारी आ रही है कि सदन के पटल पर ये भी रखा जाएगा। तो सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के बाद विधेयक रखने की तैयारी है। 13 ऐसे विधेयक बताए जा रहे हैं जो कि इस बार सदन के पटल पे रखे जा रहे हैं। तो तकरीबन 13 विधेयक है जो कि सदन के पटल पे रखने की तैयारी है। यूपी विधानसभा की नई नियमावली भी पेश की जाएगी। अगर नई नियमावली पास हो जाती है तो पहला राज्य यूपी बनेगा जहां पे नियमावली उनकी खुद की होगी। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की भी कोशिश निरंतर जारी है और ऐसे में जानकारी आ रही है कि आज भी हंगामा हो सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रियम पाठक, ब्यूरो चीफ, लखनऊ से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियम, हंगामा आज भी हो सकता है, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हंगामा कर सकते हैं विपक्ष? विपक्ष आज भी हंगामे के आसार है विपक्ष की तरफ से। प्रियम, बिल्कुल, देखिए, आज से यूपी विधानसभा का मानसून सत्र जो है वो शुरू हो रहा है और आज से लेकर 11 तारीख तक का ये सत्र जो है वो इस बार बुलाया गया हुआ है। सत्र के पहले ही विपक्ष का हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। विपक्ष कई मुद्दों पर, जाति जनगणना, महंगाई, इसके अलावा किसान, कानून व्यवस्था आदि के मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के लिए रणनीति बना चुका है और उसका कहना है कि वो सदन के अंदर सरकार जिसको जो है वो घेरेगा और हर मुद्दे पर सरकार से जो है वो सवाल किया जाएगा। हालांकि उनका ये भी कहना है कि सरकार इन सभी मुद्दों पर जवाब देने से बचती है और गुमराह करती रहती है। फिलहाल अभी कह सकते हैं आज सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 11 बजे से जो सत्र है वो शुरू होगा। इस बार बदले हुए हालात में विपक्ष, खास तौर पर समाजवादी पार्टी, सरकार को जातिगत जनगणना, महंगाई, किसान, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरने की तैयारी जो है की है। सत्ता पक्ष ने भी पूरे तथ्यों के साथ में विपक्ष को जवाब देने के लिए जो है वो तैयारी कर ली है। इसके अलावा कल सर्वदलीय बैठक हुई थी जिसमें सभी दलों के नेताओं को बुलाया गया था और उसमें विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था, अनुरोध किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा सदन की कार्यवाही को चलने दिया जाए, सदन के अंदर हंगामा ना करें, बल्कि मुद्दों पर चर्चा की जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा मुद्दों पर हम जो सरकार के सवाल जवाब है वो आ सके और विपक्ष के जो सवाल है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके और विधानसभा की कार्यवाही को स्थगित ना करना पड़े। तो ये साफ तौर पर कह सकते हैं पूरी तरीके से कल दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि हाँ, इस बात को माना जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी कह सकते हैं बदले हुए समीकरणों के बीच में जिस तरीके से देखें विपक्ष की जो भूमिका है, तो विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का प्रयास कर रहा है और आज चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर भी प्रदर्शन जो है वो करते हुए विपक्ष के जो नेता हैं वो नजर आ रहे हैं। कई भी राज्य में, किसी भी राज्य में अगर मानसून सत्र चला है या कोई सा भी सत्र चला है, विपक्ष लगातार हंगामा करता है। सर्वदलीय बैठक इस बार यूपी में बुलाई गई है इस सदन के शुरू होने से पहले। ऐसे में 13 ऐसे विधेयक बताए जा रहे हैं जो कि सदन के पटल पर रखे जाएंगे। कौन कौन से विधेयक है ऐसे, प्रियम? जो विधेयकों की बात करें तो सरकार विधानसभा के अंदर अलग अलग मुद्दों से जुड़े हुए जो विधेयक हैं उनको लेकर आ रही है और माना जा रहा है कि उनको जो है सरकार इसमें पास करा लेगी और उसके बाद सरकार जो है वो अपनी कार्यवाही जो है वो आगे ही करेगी और विधेयकों को, जिन ऐसे विधेयक हैं जो कुछ कानून व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, कुछ विभागों से जुड़े हुए ऐसे विधेयक हैं जिनको विधानसभा से पारित कराने की आवश्यकता है, तो उन विधेयकों को भी इस सत्र में जो है वो रखा जाएगा। और चूंकि
बहुमत सरकार के पास में है, दोनों ही पक्ष, दोनों ही सदनों में, विधानसभा और विधान परिषद में। तो माना जा रहा है कि दोनों ही जगहों पर जो है ये सभी जो कह सकते हैं जितने भी ये प्रस्ताव रखे जाएंगे उनको मंजूरी मिल जाएगी। नियमावली को लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास प्रियम? देखिए, अलग अलग कुछ ऐसे भी विधेयक रखे जाएंगे जिनमें नियमावली में संशोधन करने की आवश्यकता है, तो उनको भी आज सदन की कार्रवाई के दौरान जो है वो रखा जाएगा और पूरा लक्ष्य होगा कि उसको भी इस कार्रवाई के अंदर जो है सदन की इस सत्र के अंदर उनको पास कराया जाए उन विधेयकों को। और उसके अंदर कुछ विधेयक ऐसे हैं जिसमें कुछ नियमावली विभागों की बनी हुई थी, कुछ चीजों को लेकर बनी हुई थी, विभाग के आंतरिक मसलों को लेकर, तो उनके अंदर संशोधन करने की आवश्यकता है और वो संशोधन जो है वो सदन से ही पास कराकर किए जा सकते हैं। तो ऐसे में उसको लेकर भी पूरी कार्रवाई जो है कह सकते साफ तौर पर देखने को मिलेगी। विपक्ष जरूर इनको विरोध करेगा, लेकिन क्योंकि विपक्ष के पास बहुमत नहीं है सदनों के दोनों ही सदन के अंदर, ना ही विधानसभा के अंदर ना ही विधान परिषद के अंदर, तो ऐसे में माना जा रहा है कि दोनों ही जितने भी चाहे नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव हो या फिर अन्य विधेयकों सभी को सदन के अंदर पास सरकार करा लेगी। कुल मिलाकर आज भी हंगामेदार रहने वाले हैं, आज से शुरुआत होने जा रही है और ऐसे में आज देखना होगा कि कितना हंगामा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें कि सदन के पटल पे आज भी कई ऐसे विधेयक रखे जाने हैं और देखना ये होगा कि विपक्ष कितना हंगामा करता है, क्योंकि आज से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और सावन माह का 5वां सोमवार आज है। मंदिर में लगा है भक्तों का तांता। बता दें, भक्तों का शिव मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। पुलिस ने सुरक्षा के किए हैं चाक चौबंद व्यवस्था। शिव के जयकारों से गूंज रहे हैं शिवालय। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां मंदिर में लगा है भक्तों का तांता और ऐसे में शिव भक्तों के जयकारों से गूंज रहे हैं शिवालय। आज सोमवार है, सावन का सोमवार है। भक्तों का शिव मंदिरों में पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। तो सावन माह का आज 5वां सोमवार है, 5वां सोमवार, और ऐसे में इस बार 8 सोमवार है और आज 5वां सोमवार है, जिसको लेकर कई तैयारी की गई थी पहले से। आज शिव भक्तों के लंबी लाइन लगी हुई है शिव मंदिरों में और तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग इलाके की तस्वीरें, अलग अलग क्षेत्र की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। पुलिस ने सुरक्षा के किए हैं चाक चौबंद व्यवस्था। मंदिर में लगा है भक्तों का तांता, तो शिव के जयकारों के साथ गूंज रहे हैं शिवालय। तो सावन माह का 5वां सोमवार आज है और बता दें कि लंबी लाइनें लगी हुई है। पिछले 4 सोमवार की तरह भी इस बार सोमवार में भक्तों का उत्साह देखने को मिल रहा है और ऐसे में बता दें कि इस बार का सावन काफी खास है। इस बार 8 सोमवार है। मंदिरों में लगा है भक्तों का तांता। तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी खबर पर और ज्यादा तस्वीरें पहुंचाने के लिए हमारे संवाददाता विकास चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, कहां आप इस वक्त मौजूद है? क्या तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, क्योंकि 5वां सोमवार आज है? बिल्कुल, देखिए स्वीटी, आज जो है सावन का 5वां सोमवार है और ऐसे में पूरे देश भर के शिवालयों पे भक्तों का तांता लगा हुआ है। लगातार एक सुबह से ही शिव भक्त पहुंचकर बाबा का अभिषेक कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं और अपनी मन्नतें मांग रहे हैं। इसी बीच काशी में भी ऐसा ही कुछ माहौल है और लगातार एक सुबह से ही भक्त बाबा के द्वार पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, साथ ही साथ अपनी पूजन अर्चन करके मुराद अपनी मांग रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि मीडिया को वहां जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि इसी बीच ज्ञान वापी सर्वे चल रहा है और उसी वजह से मीडिया को वहीं तक लिमिटेड रखा गया है। तो ये हमने दर्शकों को बताना चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं माहौल जो है काफी ज्यादा खुशनुमा है और जय जय हर हर महादेव के जयकारों से काशी गूंज रही है। आपको बता दें कि अनुमानित आंकड़ा जो बताया जाए तो तकरीबन 5 लाख भक्तों के आज दर्शन करने की आशंका है, यानी कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आज 5 लाख भक्त जो है काशी विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ा सकते हैं, दर्शन पूजन कर सकते हैं और अपनी मुराद बाबा से मांग सकते हैं। तो ये भी काफी ज्यादा खास है और इसको देखते हुए जो है सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। कैसे हमने देखा कि लगातार पुलिस बल हो गश्त कर रही है, एटीएस के कमांडोज तैनात है, चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं,
उसके तहत नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ जो बाहर से श्रद्धालु आए हैं जो कि गैर हिंदी भाषी है, उनके लिए बाकायदा एक गाइड को उपलब्ध कराया गया, जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद की तरफ से गाइड उपलब्ध है और वो लोगों को बता रहा है, समझा रहा है कि कौन सा रास्ता खिंचल जाता है और साथ ही साथ आपको कौन सी जरूरत की चीजें कहाँ मिलेंगी। तो ये भी अपने आप में नया प्रयोग है काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर का और काफी ज्यादा खास हो जाता है सावन के महीने में। और ऐसे में जब 8 सोमवार है स्वीटी, तो आज 5वां सोमवार है सावन का, यानी कि इसके बाद 3 सोमवार और रह जाएंगे। तो भक्तों की जैसे जैसे तादाद बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे नजदीक आएगा सावन का अंतिम चरण, तो जो है भक्तों की तादाद बढ़ने की आशंका। और यही वजह है कि लगातार एक सुबह से भक्तों का तांता लगा है, वो भक्त जो है भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे हैं और बाबा सभी मुराद मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, तस्वीरें काफी खास है और ऐसे में 5वां सोमवार आज है और देखिए आज भी उसी तरीके से शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है मंदिरों में, यानी कि उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल, देखिए महादेव की नगरी है काशी और काशी जो है हमेशा से बम बम बोलती है। ऐसा कहा जाता है कि जो है भोलेनाथ के त्रिशूल पे बसी है काशी और महादेव ने खुद उसको बसाया है, ऐसी पौराणिक मान्यता भी है। और यही वजह है कि खुद ये काशी बोलती है कि कंकड़ कंकड़ मेरा शंकर, मैं लहर लहर अविनाशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ। तो ये खुद काशी कह रही है। अब काशी जो है अपने आप में अनंत है, यहाँ के लोगों की जो है बनारसी अलग ही एक अंदाज के दिखते हैं और यही वजह है कि एक सुबह से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और लगातार कतारबद्ध तरीके से वो भक्त जो है बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए लाइन से पहुंच रहे हैं और सुरक्षा अपने आप में महादेव की नगरी काशी को कहा जाता है विकास। और ऐसे में सावन के महीने की बात की जाए तो क्या कुछ वहां पर प्रबंध देखने को मिलते हैं, क्योंकि इस बार का सावन काफी खास है, लंबा सावन है, 60 दिनों का सावन। इस बार क्या खास तैयारी काशी में देखने को मिली आपको? बिल्कुल, देखिए काशी को जो है पूरी तरह सबसे पहली बात यह है कि सावन का काफी बड़ा महत्व होता है काशी में और यही वजह है कि एक एक चीजों को जो है बखूबी सजाया गया प्रशासन द्वारा। मंदिर प्रशासन जो है इसमें नई उन्होंने कई तरह के प्रयोग किए हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करनी हो सरकार के निर्देश पर तो वो भी की गई है। साथ ही साथ मंदिर परिसर में जो है जर्मन हैंगर लगाए गए कि धूप और बारिश से श्रद्धालुओं की बचाव हो सके, यानी कि जब वो लाइन में लगकर दर्शन करने जाए तो उनको धूप और बारिश यानी कि कड़ी धूप और बारिश से उनको सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ वाटर कूलर लगाया गया है कि अगर प्यास लगती है कांवड़ियों को जो दूर दूर से आते हैं तो उनके लिए जो है ठंडा जल जो है उपलब्ध हो सके आसानी से। तो ये भी एक नया प्रयोग है, अच्छा प्रयोग है काशी विश्वनाथ मंदिर परिषद का। साथ ही साथ आपको बता दें कि रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं, यानी कि कांवड़ियों को एक विशेष तौर का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। उनके लिए एक ऐसी पंक्ति बनाई गई है जिसमें आराम से लगकर वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के सीधा महादेव के द्वार पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ मंदिर में 4 ऐसे द्वार है, पूरे कॉरिडोर बनने के बाद 4 गेट है, चारों गेटों को खोल दिया जाता है सावन के सोमवार पे। और ऐसा माना जाता है कि जब चारों गेटों को खोल दिया जाता है तो चारों लोग के जो देवी देवता हैं सभी जो है आते हैं और जो भी है गंधर्व किन्नर आदि जो है आके यहाँ पे नृत्य करते हैं। तो ऐसी पौराणिक मान्यता है और यही वजह है कि चारों गेटों को खोलने के बाद श्रद्धालुओं को जो भीड़ होती है वो यहाँ पर ज्यादा प्रभावित सिद्ध नहीं होती है। हालांकि जब गेट खुल जाते हैं तो जो है एक एक गेटों की तरफ से जो है श्रद्धालु आते हैं और लगातार गंगा जल भर के और गंगा जी के तट से घुस के जो है जलाभिषेक करते हैं। बिल्कुल, 5 सोमवार हो चुके हैं और ऐसे में 3 सोमवार और आगे बाकी है, देखना होगा उनसे 3 सोमवार में क्या कुछ उत्साह निकल के सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए विकास। तो बता दें कि ज्ञानवापी परिसर में एसआई सर्वे का मामला है। एसआई सर्वे को लेकर समय में तब्दीली की गई है। सावन के सोमवार को देखते हुए समय में तब्दीली की गई है। थोड़ी देर में एसआई सर्वे कमीशन की कार्रवाई शुरू होगी। आज भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा के दरबार। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए लिया गया है ये फैसला। तो बता दें कि सुबह सवेरे से एसआई सर्वे पिछले दिनों शुरू हुए थे और ऐसे में आज 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है, यानी कि एसआई सर्वे शुरू हो चुका है और ऐसे में सावन के सोमवार को देखते हुए समय में तब्दीली की गई, यानी कि समय में बदलाव किया गया है। थोड़ी देर में एएसआई सर्वे कमीशन की कार्रवाई शुरू होगी। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं एएसआई सर्वे से जुड़ी हुई कि 3 दिन से लगातार एएसआई सर्वे हो रहा है और आज 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब एएसआई सर्वे का काम शुरू होगा और वहां पे तमाम एएसआई के अधिकारी पहुंचेंगे। और ऐसे में तस्वीरें लगातार इंडिया वॉइस आप तक पहुंचा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आज गुंबद के हिस्से का सर्वे हो सकता है। पिछले दिनों भी कई सैंपल इकट्ठा किए गए थे। मुस्लिम पक्ष पिछले दिनों मौजूद था। पिछले उससे 2 दिन पहले मुस्लिम पक्ष ने बहिष्कार किया था इस पूरे एएसआई सर्वे को लेकर और तहखाने को भी लेकर काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी हुई है। तो थोड़ी देर में एएसआई सर्वे शुरू होगा। तस्वीरें निरंतर आप तक पहुंचा रहा है इंडिया वॉइस। सुरक्षा के भारी इंतजाम में यहाँ पे पुलिस यहाँ पे चाक चौबंद नजर आ रही है।
इसी खबर पर एक बार फिर से विकास चौबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, एसआई सर्वे 10 बजे का वक्त बताया जा रहा था जब शुरू होना था, क्या शुरू हो चुका है? बिल्कुल, देखिए एसआई की टीम अंदर दाखिल हो चुकी है ज्ञानमंदिर परिसर में और सर्वे अब से कुछ ही देर में यानी कि चंद मिनटों बाद सर्वे शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज सावन का 5वां सोमवार है, इसकी वजह से जो है तब्दीली की गई है समय में और ऐसा जो है भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए किया गया, क्योंकि 9 बजे पहले सर्वे शुरू होता था, लेकिन आज सावन का ऐसा सोमवार है तो भक्तों की जो भारी भीड़ है, क्योंकि सुबह में ही होती है तब मुहूर्त में भक्त जो है अधिकतर दर्शन करते हैं, तो इसी की वजह से जो है 10 बजे से सर्वे शुरू करने का फैसला लिया गया और यही वजह है कि टीम अंदर घुस चुकी है, एएसआई की दाखिल हो चुकी है। साथ ही साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता है, वादिनी महिलाएं हैं और मुस्लिम पक्ष जो कि अभी फिलहाल में ही 2 दिवस उन्होंने सहयोग करना शुरू किया इस सर्वे में, वो भी जो है अंदर जा चुका है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से जो मुस्लिम पक्षकार इस सर्वे में शामिल हो रहे वो भी अंदर जा चुके हैं और सर्वे जो है कुछ देर में शुरू होने वाला है, क्योंकि आज का सर्वे काफी ज्यादा खास है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज कई तरह से विभिन्न पहलुओं पर आज एएसआई जांच करी और ऐसा माना जा रहा है कि आज ही ऐसा वो दिन है जबकि 40% सर्वे जो है कंप्लीट होने वाला है। जी, कहा यह जा रहा है कि आज गुंबद का सर्वे होगा जीपीआर के माध्यम से, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए जीपीआर के माध्यम से गुंबद का सर्वे होगा और सबसे खास एक पहलू जो गया था जीएनएसएस का, यानी कि ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। दर्शकों को बता दें कि एक ऐसा सैटेलाइट सिस्टम है जो कि सैटेलाइट के माध्यम से सीधा उपग्रह से कनेक्ट होता है और इसके जरिए 3D मैपिंग की जाती है बाकायदा चीजों की, साथ ही साथ आप इसको मैपिंग करके इसकी इमेजिंग भी की जाती है कि वो वस्तु असल है क्या और किस मेटल की बनी हुई है। तो ये जो है जीपीआर एक्सपर्ट करते हैं और साथ ही साथ जो है कानपुर आईआईटी से 2 आईआईटी जीपीआर एक्सपर्ट मंगाए गए हैं, यानी कि वो आए हैं विशेष इसी काम के लिए, एएसआई ने उनको बुलाया है और वो इसी पहलू पर जो है नजर रखेंगे, बाकायदा इसकी जांच करेंगे, क्योंकि गुंबद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। लगातार हिंदू पक्ष ऐसा दावा कर रहा है कि जो गुंबद है उसमें से ठोकने पे अंदर से आवाज आती है सेंटर की, तो उनका ऐसा दावा है हिंदू पक्ष का कि इसमें मूर्तियां छिपी हो सकती हैं, कुछ ऐसे साक्ष्य छिपे हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं ये संकेत दे कि वो हिंदू है। तो ये दावा जो है कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है, गुंबद का सर्वे अगर चीजें निकलकर सामने आती है तो ये दावा काफी ज्यादा सिद्ध होगा। यही वजह कि हिंदू पक्ष कल जब सर्वे खत्म हुआ चौथे दिन का, तो हिंदू पक्ष के वकीलों ने एक बहुत बड़ी बात की। उनका सीधे तौर पर कहना था कि देखिए हम खुशखबरी के बहुत करीब पहुंच गए, यानी कि जो हमारा दावा है शुरू से हम दावा कर रहे हैं कि वो मंदिर है जिसको मस्जिद बनाया गया तोड़कर और वो 7 उसके अंदर मौजूद है, तो हम उसके काफी करीब पहुंच चुके हैं और कुछ ही दिनों में आपको जो है ये खुशखबरी मिलने वाली है। तो ये भी आप देखने वाली होगी कि जिस खुशखबरी की बात कर रहे हैं वो आखिर में है क्या और क्या वो गुंबद में ही कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आएंगी जिसका वो दावा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उसी कुछ ही दिनों का इंतजार मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों ही पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो फिलहाल के लिए छोटे से वक्त का हो चला है ब्रेक और फिर लौटते हैं। ब्रेक पर एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार में 5 बार कैबिनेट मंत्री और राजनीति के शीर्ष नेता पंडित हरिशंकर तिवारी की शनिवार को जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा की स्थापना की गई। प्रतिमा का अनावरण जगत गुरु शंकराचार्य अवित मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने किया। वहीं इस मौके पर पंडित हरिशंकर तिवारी के दोनों बेटे मौजूद रहे। ये रिपोर्ट देखिए। स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी का निधन 26 मई 2023 को हो गया था। वो लंबे समय से बीमारी से ग्रस्त थे। उनके पुत्र कौशल तिवारी और विनय शंकर तिवारी के द्वारा उनकी जयंती के अवसर पर उनके पैतृक गांव टांडा बड़हलगंज नेशनल पीजी कॉलेज में मूर्ति की स्थापना की गई। स्वर्गीय हरिशंकर के छोटे बेटे पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी ने बताया कि पिताजी का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। लोगों की मदद करना, विकास को अपना मुद्दा बनाना उनकी विशेषता थी। उनका जीवन प्रेरणा का स्रोत है, इसलिए उनकी प्रतिमा की स्थापना कराई गई है। इस कॉलेज के प्रबंधक और इस क्षेत्र में कई बार प्रतिनिधित्व करने वाले स्वर्गीय हरिशंकर तिवारी जी का जन्म दिवस होता था और उस जन्म दिवस के अवसर पर आज उनकी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है और उसी के में जो शंकराचार्य जी महाराज हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में, चूंकि चातुर्मास है, चातुर्मास में संत लोग अपने स्थान छोड़कर कहीं जाते नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को भेजा है और स्वयं 1 बजे ऑनलाइन जुड़ेंगे और वो प्रतिमा का अनावरण करने का काम करेंगे। उनका एक व्यक्तित्व भी हमने पहले भी अपने स्वागत भाषण में हमने कहा कि जितनी भी बात थी इस क्षेत्र के विकास के लिए उनके दिल में सदैव एक मंशा रहती थी कि किस तरह से चिल्लू पार
का विकास हो, और उसके लिए उन्होंने एक रेखाएं खींच रखी थी। उस रेखा में बराबर रंग भरने का काम करते थे, विकास रूपी रंग भरने का काम करते थे। चाहे वो बाढ़ की समस्या हो, चाहे वो सड़क की समस्या हो, विद्यालय की समस्या हो, विद्युत की व्यवस्था हो, रोजगार की समस्या हो, इन सभी चीज़ों पे वो उनका प्रयास रहता था कि चिल्लू पार के लोगों को किसी तरह की कोई समस्या ना हो। साथ ही साथ जो लोग भी जहाँ भी रहते थे उनको सहयोग करने की भावना उनके अंदर सदैव विद्यमान रहती थी। स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा कुशल कारीगरों के द्वारा कांस्य की धातु से तैयार की गई है, जिसे जयपुर में तैयार करवाया गया है। 1975 का दौर जेपी आंदोलन का दौर था। इंदिरा गांधी की सरकार थी। जयप्रकाश नारायण के समर्थन में नेता ही नहीं बल्कि जनता भी अपनी आवाज को मुखर कर रही थी। सदन से लेकर छात्र संघ तक युवा आंदोलित थे और ये वो दौर था जब पूर्व बढ़ा तो आंदोलन का तरीका और भी तल्ख हो गया। जेपी के सिद्धांतों की लड़ाई गुटबाजी में बदल गई। ब्राह्मण और ठाकुर के धड़े में बटे युवाओं के जब एक गुट ने हरिशंकर को अपना नेता मान लिया तो वो तिवारी हो गए और ये उनके राजनीतिक जीवन का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद उन्होंने चिल्लू पार विधानसभा सीट से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत वर्ष 1985 में की और 2007 तक लगातार उस सीट से विधायक रहे। साल 2007 के बाद उनका राजनीतिक ग्राफ नीचे आने लगा और साल 2012 में वो चुनाव हार गए। हालांकि वर्ष 2017 में उन्होंने बीएसपी सीट से अपने बेटे विनय शंकर तिवारी को टिकट दिलवाया और खुद भी जीत गए। यही वजह है कि आज भी लोग पंडित हरिशंकर तिवारी को एक जन नेता के तौर पर याद करते हैं। माननीय हरिशंकर तिवारी जी के साथ 10 साल से हम लोग साथ में रहे और माननीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी जैसा नेता ना पैदा हुआ ना होगा और हम लोगों के गुरु थे, हम लोगों के अभिभावक थे वो, और उस तरह से कोई अब नहीं होगा। पंडित हरिशंकर तिवारी हम लोगों के श्रद्धेय थे और हर एक कार्यक्रम, कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं कोई कि एक बार बुलाने पर वो न आ जाएं। ऐसे महापुरुष को मैं बार बार सत नमन करता हूँ कि ऐसा पुरुष न हुआ है, न होगा, न होने की संभावनाएं हैं। वर्ष 1980 से ही पंडित हरिशंकर तिवारी से जुड़ा हुआ है। वो इतना कर्मठ और निराला व्यक्तित्व के आदमी थे जो एक बार उनसे मिल लेता था दोबारा उसको कभी नहीं भूलते थे। हमेशा गरीबों की मदद करते थे और अन्याय का विरोध करते थे। वो हमेशा जन कार्यों में लगे रहते थे और उनका जनसंपर्क पूर्वांचल के हर क्षेत्रों में बहुत सघन था। प्रदेश में सरकार चाहे किसी की भी रही हो, सभी राजनीतिक दलों को स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी के सहयोग की आवश्यकता पड़ी और यही वजह थी कि सरकार चाहे किसी भी राजनीतिक दल की रही हो, पंडित जी को मंत्री बनाया गया। राजनीति की बिसात पर हरिशंकर तिवारी ने अपनी मोहर इस तरह बिछाई थी कि कोई भी राजनीतिक दल पूर्वांचल की राजनीति में उनको इग्नोर नहीं कर सकता था और यही वजह थी, चाहे राजनाथ सिंह हो, कल्याण सिंह हो या फिर मुलायम सिंह यादव, सभी की सरकारों में उनको कैबिनेट मंत्री के पद से नवाजा गया और इस तरह साधारण परिवार में जन्मे एक शख्स ने फर्श से लेकर अर्श तक की राजनीति का सफर अपने दम पर तय किया और 16 मई को अंतिम सांस लेकर
इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उत्तर प्रदेश की सियासत के एक बड़े चेहरे और बाहुबली नेता पंडित हरिशंकर तिवारी ने जब 90 साल की उम्र में अंतिम सांस ली और ये खबर लोगों के बीच में सामने आई, तो धर्मशाला स्थित उनके आवास पर कार्यकर्ताओं से लेकर समर्थकों की भीड़ लग गई। उनके निधन के बाद पूरे परिवार और उनके समर्थकों में शोक की लहर देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।